मेरी बातें तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही, तुम्हें फाखरा मैडम कंफ्यूज कर रही है। वो जरूर कोई ना कोई नया गेम खेल रही है। ये भी तो मुमकिन है कि आप ही ने माजिद को कहीं छुपा रखा हो। मैं क्यों छुपाने लगी माजिद को? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि नूरा को हमारे किसी भी प्लान के बारे में पता ना चले? जी साईं, आपको याद है ना, नूरा ने पहले भी आप लोगों के साथ गद्दारी की थी। मुझे तो ये कोई बहुत बड़ा गेम, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है। जी, सुल्तान अहमद का इस केस में इन्वॉल्व होना ही इस बात को साबित करता है। क्या ये सुल्तान अहमद बहुत अच्छा ऑफिसर है? जी हाँ, सुल्तान अहमद की क्रेडिबिलिटी है। जब वो किसी केस पे काम करते हैं तो फिर उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया ना, तुम्हें इस केस के लिए उससे बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। नहीं, हमें अपनी सारी मालूमात बहुत खुफिया रखनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि ये केस तुम्हारे लिए एक चैलेंज बन गया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सुल्तान अहमद माजिद साहब का केस हल करे, उससे पहले मैं फाखरा मैडम का केस हल कर दूँ। नसरीन, मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि मैं बाबा साईं से मिलने गाँव जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी साथ। मालूम नहीं कि बाबा साईं की तबीयत अब कैसी है। उनकी तबीयत ठीक है, मेरा दिल कहता है। बाबा साईं ने सिर्फ तुम्हें वहां पे बुलाने के लिए चक्कर किया है। लेकिन अगर आप उधर चले गए और पीछे से बाबा साईं ने बंदे भेज दिए तो मैं उन्हें मना कैसे करूंगी? तो तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे डर डर कर छुप छुप कर मैं कब तक जिंदगी गुजारूंगी? नसरीन, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। भाई, बाबा साईं इस बात को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि वो गैरत के नाम पर मेरा खून जरूर कर देंगे। ठीक कह रही हो तुम, ये बात मुझे सोचनी चाहिए थी। मुख्तार साईं, मुझे इस खेल में साजिश की बू आ रही है। बाबा साईं किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे, ये उनकी अना का मसला है। मुख्तार साईं, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि बाबा साईं को टक्कर देने वाला खुद उनका बेटा और बेटी है। बाबा साईं ने बेकार की जिद पकड़ रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कितनी देर से माजिद से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं माजिद कहाँ है, न जाने कहाँ रह गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैडम, वो अंजुम भाभी की तरफ होंगे। ये भी तो कंफर्म नहीं है ना, और ऐसे में सुल्तान अहमद का यहाँ पर आना वो भी मुनासिब नहीं है। मैडम, मेरा तो ख्याल है कि हमें बेल बिफोर अरेस्ट के अरेंजमेंट्स कर लेने चाहिए। तुम्हारी बात सही है। मुझे लगता है कि हम लोगों को वकील से राब्ता करना चाहिए। आप जल्द से जल्द ये काम कर लें, ना सिर्फ माजिद भाई के लिए बल्कि अपने लिए भी। तो माजिद से राब्ता करने की कोशिश करो और उसे सारी सूरत हाल बताओ, और उसे समझाना कि वो फिलहाल यहाँ ना आए। जब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो मैं उसे खुद बता दूंगी। ठीक है, आप परेशान ना हो। अगर आप कहती हैं तो मैं एहसन अंकल के घर चला जाता हूँ। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, वो लोग पुलिस की निगरानी में हैं। उस घर में हर रहने वाले बंदे की कड़ी निगरानी हो रही है, और तुम्हारा वहां जाना ना तुम्हें खुद मशकूक कर देगा। ठीक है, तो फिर मैं माजिद भाई से बात करता हूँ। अगर उनसे बात नहीं हुई तो एहसन अंकल या अंजुम भाभी से बात कर लूँगा। हाँ, बस किसी भी तरीके से माजिद की कोई खबर मिल जाए। बहुत परेशान हूँ मैं। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा। नूरा, 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 मुझे ये बताओ कि मुख्तार सिंह के जाने का क्या इरादा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो कह रहे थे कि सब जाएंगे,
अब उन्होंने कहा है तुम लोग सब यहीं रहोगी, सिर्फ मुझे लेकर गांव जा रहे हैं। और नसरीन? अब जो हो सो हो, खुद ही भुगतेंगे। मैंने तो समझा दिया था बीबी का रहना यहाँ ठीक नहीं है, फिर भी छोड़कर जा रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम क्यों दिल जला रही हो? उनकी बहन है, वो खुद ही जो मुनासिब होगा कर लेंगे। तुम्हारी इज्जत कब उठेगी? आज खत्म हो रही है, पर मेरा कौन है जो मुझे इज्जत से उठाएगा? तुम 2 रकत नफिल पढ़ लेना, मैं इज्जत उठाऊंगी तुम्हारी। माँ तो नहीं हूँ, पर दिल तो जलता है ना तुम्हारे लिए। सही कह रही हो, एक गरीब भी दूसरे गरीब के दुख को समझ सकता है। शहनाज कहाँ है? नसरीन के कमरे में जाने का कहती गई थी। अच्छा माहीन, मेरा तो ख्याल है तुम और शन्नो निकाह कर लो किसी से। कब तक यूं दर बदर फिरती रहोगी? जवान जहान हो, बगैर किसी मर्द के सहारे कब तक अकेली रहोगी? हम दोनों के नसीब में घर का सुकून कहाँ है? घर बसाने की बात तो छोड़ ही दो। लेकिन इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारोगी? आधी गुजर गई है, बाकी भी गुजर जाएगी। बाबा साईं, मैं आने की तैयारी में हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप हैं कहाँ पे? बाबा साईं, आप ऐसी बातें करके क्यों अपना और मेरा दिल जला रहे हैं? बाबा साईं, नसरीन आपका खून है, आपकी बेटी है। आप क्यों उसकी ऐसी जगह पे शादी कर रहे हैं? और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो चाचड़ के साथ शादी करके खुश नहीं रहेगी, फिर क्यों अपनी बेटी को सूली चढ़ा रहे हैं? गलत कर रहे हैं। बहरहाल मैं आ रहा हूं आपके पास। ये शख्स फाखरा मैडम के साथ ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये है कि ये कोई बहुत ही बड़ा गेम है।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं आपको ही तो देखने के लिए गई थी। कोई काम था क्या? दरअसल मैं माजिद साहब का पूछने के लिए गई थी कि आपसे कोई उनका राब्ता हुआ, कैसे हैं वो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। हबीब से मैंने कहा है राब्ता करने की कोशिश करो। देखो। अच्छा फाखरा मैडम, आपकी सुल्तान अहमद से क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, सीधी सी बात है, सब पैसे खाने के चक्करों में है। अभी मैं ऑफर कर दूं ना तो सारे मामले एकदम सॉल्व हो जाएंगे। आपके अब्बास साहब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? कौन अब्बास? और तुम किससे जानती हो कि मेरा अब्बास से कोई ताल्लुक है? वो दरअसल अब्बास साहब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे अगर उनका कोई ताल्लुक है तो फिर हमारा काम हो सकता है ना, कोई बात बन सकती है। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, समझी तुम? और अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा सवाल नहीं किया करो। इस औरत का यहाँ रहना मेरे लिए दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन इसके यहाँ रहने से बचत भी हो रही है। अब्बास ने इसको मेरे पास किसी न किसी मकसद के लिए तो जरूर भेजा होगा। आज बात करती हूँ फाइनल। ये कुछ ज्यादा ही ना मेरे मामला में इंटरफेयर कर रही है। कब तक यहाँ रहेगी मेरे पास? खालिद से बात करती हूँ। अरे महविश, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। हाँ हूँ तो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फाखरा मैडम के साथ बॉस का होना, मेरी तो अकल ही हैरान परेशान है। आखिर ये सारा मामला क्या है? देखो महविश, ये हाथियों की लड़ाई है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो बेहतर है। ये मेरी ड्यूटी है हबीब, मुझे इस नेटवर्क को तोड़ने का काम दिया गया है। ये लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इन्हीं की वजह से हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार हैं। ये अंदर से सारे लोग मिले हुए हैं, सिस्टम ही करप्ट है। फिर मैं इस सिलसिले में अपने बॉस से बात करती हूँ। मेरा मशवरा तो ये है कि तुम अपने बॉस से बात मत करो। हाँ, अपने तौर पे इंक्वायरी जरूर करो, क्या पता ये सारे एक साथ मिले हुए हों और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बॉस से बात करने से कहीं वो होशियारी ना हो जाए। तुम एक काम करो, तुम अपनी नजर फाखरा पे रखो और साथ ही साथ अपने बॉस की सारी एक्टिविटीज की मालूमात भी हासिल करो। मुझे तो लगता है कि ये सारा नेटवर्क तुम्हारे बॉस का फैलाया हुआ है और फाखरा तो सिर्फ एक मोहरा है। अरे आ रहा हूँ। कौन है भाई इतना तेज पुजार? अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अरे मुझे फोन कर दिया होता, मैं लेने के लिए आ जाता। नहीं, वो चाहते हुए कमाल मुझे छोड़ गया। अच्छा, वो मिर्जा अंकल का क्या हुआ? होना क्या था? अरे आज तो मैंने पुलिस वालों को खूब सुनाई। मैंने कहा तुम्हें यही एक बूढ़ा मिल गया है जिसमें तुम्हारा बस चलता है। अरे जाओ असल मुजरिमों को पकड़ो, उनसे खुबलवाओ। अरे अब्बा जी, आपको क्या जरूरत पड़ी थी पराई आग में कूदने की? अरे आप नहीं जानते, पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। ऐसा ना हो कि वो हमें इस केस में दोनों को लपेट ले। ऐसे कैसे कर लेंगे? अंधी मची हुई है क्या? और क्या अब्बा जी, ये अंधेर नगरी चौपट राज है। यहाँ पे जो ताकतवर है वो बच जाता है और जो कमजोर है उसी की गर्दन फंसती है। अब्बा जी, कोई जरूरत नहीं आपको इस केस में पड़ने की। अच्छा बस ठीक है, अंदर आओ, अब्बा मत बनो मेरे।
माजिद को तुमने किस केस में फंसा दिया है? कारोबार उसके नाम पे करने का मतलब ये नहीं था कि वो फंस जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह किया। वैसे अब्बास, महविश का आज तुम्हारे बारे में पूछना मुझे कुछ अजीब सा लगा। कहने लगी कि अब्बास साहब से आपके ताल्लुकात कैसे हैं। मैंने वजाहत पूछी तो वो तुम्हारे बारे में बता रही थी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम इन दोनों को इस केस से निकाल दो? ऐसा ना हो कि ये दोनों हमारे लिए खतरनाक साबित हो। मुझे अंदाजा है सुल्तान को ये केस हाई कमान की तरफ से दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ही इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। अल्लाह। हाँ, ज्यादा दिन नहीं रहूंगा तेरे पास। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। फाखरा मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। मैं सोच रहा था कि माजिद भाई यहाँ नहीं है तो मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। क्यों, ऐसी क्या बात है? वैसे भी पहले तुम जब माजिद के यहाँ नहीं था तब भी रह चुके हो। अब ऐसी क्या बात होगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर गए हो कि कहीं तुम भी किसी चक्कर में फंस जाओ? नहीं जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आप लोगों को मुसीबत में छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? दरअसल माजिद भाई ने एहसन अंकल से बात की थी कि जब आप लोग क्वेटा जाएंगे तो मैं वहां जाकर रहूं। यहाँ रहो या वहां, बात तो एक ही है। पहले जाहिर सी बात है मैं जा रही थी, लेकिन अभी मैं भी और महविश दोनों यहाँ पर हैं और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। असल में माजिद भाई को बुरा लगेगा। अरे नहीं बुरा लगेगा, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता है और परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि माजिद से मेरी बात हो गई है। वो आज रात को क्वेटा से आ रहा है। अच्छा, लेकिन आप उन्हें मना कर दें कि वो यहाँ ना आए। सुल्तान अहमद दोबारा भी तो आ सकता है। सुल्तान अहमद जैसे टके टके के लोगों से मुझे बहुत अच्छी तरीके से निपटना आता है। अगर मैंने उसे घर में बुला के उससे बात कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे डर गई। मेरी अप्रोच वहां तक है जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते। मैडम, ज्यादा खुद एतमादी अच्छी नहीं होती। माहिन, चलो तो बाहर चलो। नसरीन बीबी और मुख्तार साई हमारा इंतजार कर रहे हैं खाने को। ये क्या, तुम रो रही हो? देखो माहिन, तुम्हारी इद्दत खत्म हो चुकी है। तुम आजाद हो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। आजाद जिंदगी? कैसी ये जिंदगी वीरान होना जरूरी है? माहिन, मैंने भी 2 बार इद्दत काटी है। बेवा हुई, फिर सुहागन बनी, फिर सफेद चादर ओढ़ ली। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, हम सब कुछ छोड़ दें। शहनाज, आप वाकई नजीर भाई को भूल गई? बिल्कुल याद नहीं आते वो आपको? ऐसी बात नहीं, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल गए हों, और जो हमारे दिल में रहते हैं ना, उन्हें हम कभी नहीं भूलते। और जो लोग हमारे दिल में रहते हैं उन्हें भुलाना नामुमकिन है। उनकी यादों की शमा हमेशा हमारे दिलों में रोशन रहती है। आप ऐसी बातें कैसे कर देती हैं? जैसे तुम सुन लेती हो। अब जल्दी से उठ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। उठ जाओ, शाबाश, आओ।
देखो महविश, अगर तुम चाहती तो मुझे पहले ही इत्ला कर देती, तो मैं इतना आगे ना जाता। लेकिन तुमने मुझसे बेवफाई की, मेरे दिल और जज्बात के साथ खेला है तुमने, और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो अब इस बात को संजीदगी से सोच रहा हूँ कि जब हम एक साथ रह ही नहीं सकते तो फिर ये निकाह के बंधन में रहने का कोई फायदा नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सब झूठ और बेकार की बातें हैं महविश। मैं अब मजीद इन बहलावों में नहीं आ सकता। हर घड़ी बीत गई यूं ही तन्हा रहते रहते, मर न जाऊं कहीं। मेरी मानो तो आज ही तुम अब्बा जी को साथ लेके जाओ और सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लो, इससे पहले कि वो दोनों फिर से अब्बा जी को बरगला दें। मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अब्बा जी जब कोई फैसला करते हैं यकीनन उसमें कमाल अंकल और एहसन अंकल का मशवरा तो जरूर होता है। सब तुम्हें पता ही है सब कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अब्बा जी ने उनसे बात की होती तो यकीनन वो अब्बा जी को मना कर देते। मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा होना था, क्योंकि अब्बा जी अगर हमें कागजात पहले नहीं दे रहे थे तो तब भी उनके मशवरे से था, और अब अगर वो दे रहे हैं हमें कागजात तो आपस में मशवरा करने के बाद। फिर भी मेरा यही मशवरा है कि तुम आज ही काम कर डालो, इससे पहले कि कोई और मुसीबत न खड़ी हो जाए। हाँ परवीन, तुम ठीक कह रही हो, डर तो मुझे भी, लेकिन क्या करूं, तुम समझती हो अब्बा जी को मैं उनके मशवरे के बगैर या उनकी मर्जी के खिलाफ मैं ले जा नहीं सकता। लो बताओ, ये क्या बात हुई? अरे कागजी कार्रवाई के लिए अब्बा जी को कोर्ट तो ले जाना पड़ेगा, और ये बात तो अब्बा जी भी जानते हैं। क्या ये बच्चों वाले सवालात कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब्बा जी अकेले नहीं जाएंगे कोर्ट, यकीनन उनके साथ कमाल अंकल और एहसन अंकल जरूर होंगे। बस यही तो मैं नहीं चाहती कि वो दोनों भी साथ जाएं। अगर वो दोनों साथ गए ना तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी जब तक ये सारा काम हो नहीं जाता मैं तो परेशान रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे माई साहब, और कब आए आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, बस अभी आए थे। आप ये बताएं कि फाखरा जी हैं कमरे में? अब वो तो अपने कमरे में ही हैं। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। जी जी कहिए। दरअसल बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फाखरा मैडम का मेरे बॉस के साथ कोई ताल्लुक है। क्या कह रही हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? क्या कहना चाहती हैं? दरअसल माजिद साहब, मैंने फाखरा जी के कमरे की तलाशी ली थी। इस दौरान मुझे एक एल्बम मिली जिसमें मेरे बॉस अब्बास साहब और फाखरा जी की पिक्चर थी। कि सारा नेटवर्क किसी दूसरे का ही है। मेरा मतलब ये है कि फाखरा जी खुद इस नेटवर्क का एक छोटा सा मोहरा है। अगर फाखरा जी एक मोहरा है तो हमें उन्होंने इस चक्कर में क्यों फंसाया? यही वक्त है ये सारी कड़ियां मिलाने का। तो फिर आप ही बताइए, अब हम क्या करें? आप एहतियात कीजिए। अगर फाखरा मैडम आपको किसी भी पेपर पे साइन या अंगूठा लगाने का कहें तो आप हरगिज ना कीजिएगा। और मैं भी कोशिश करूंगी कि अपनी कोई भी मालूमात अपने बॉस से शेयर ना करूं। आपका कहने का मतलब ये है कि इस सारे खेल के पीछे आपके बॉस, क्या नाम है उनका, अब्बास साहब? लग तो मुझे भी कुछ ऐसे ही रहा है। मुझे तो अफसोस इस बात का है माजिद साहब कि मैंने इतनी मेहनत से जो सारे सबूत इकट्ठे किए और जो भी मालूमात मैंने उन तक पहुंचाई तो सबकी सब बेकार हो गई ना। चलें, आइंदा एहतियात करनी है।
इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? बस वो सलीम, तुम्हें पता है ना, बीमार रहता है और उसको छोड़ने का भी मसला होता है कि किसके पास छोड़े, तो बस। चलो खैर, अच्छा किया चक्कर लगा दिया। ये किस खुशी में? ये बस तुम गैस करो, बल्कि सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। लेकिन बताओ तो सही, आखिर किस खुशी में लेकर आई हो? तुम्हें नहीं पता हमारी दुकान का? तुम्हारी दुकान? अरे भाभी, परवीन को बताना नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वो अब्बा जी ने दुकान मेरे नाम करने का फैसला कर लिया है। कौन सी दुकान? ओ अच्छा, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ दुकान चलाने का अंदाजा नहीं है, तो आप कैसे चलाएंगे? ओहो अंजुम, दुकान संभालना कौन सा मुश्किल काम है। नईम तो सिर्फ और सिर्फ दुकान की निगरानी करेंगे, सारा काम तो दूसरे लोग करेंगे। ओह अच्छा अच्छा, वैसे तुम दोनों को बहुत मुबारक। मिर्जा अंकल घर में है? जी वो तो अंदर ही हैं। वो हमें उनका मुंह भी मीठा करवाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम उनका भी मुंह मीठा करवाएंगे। आप दोनों यहाँ बैठे, मैं देखती हूँ अब्बा जी को, और आप लोगों के लिए चाय भी लेकर आती हूँ। डैड आप हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता यूं बंद कर ऑफिस में बैठना। ये मुलाजिम है ना, ये संभाल लेंगे सब कुछ। यही लोग तो संभालते हैं डैड, इन पर भरोसा करना पड़ता है। आप मॉम से क्यों नहीं कहते, वो संभालने कारोबार को। अच्छा चलें ठीक है, मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगा। खुश? मियां, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माजिद, कुछ नहीं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे कमाल और सिद्दीक ने बताया था, मैं खुद ही आता, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। अंकल, अब आप नईम के पास दुकान पे जाया करिएगा इनसे मिलने के लिए। आपको तो पता है अब इनके पास कहाँ फुर्सत होगी इधर उधर घूमने की। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे दुकान पे सांस लेना भी मना हो। क्या मैं दुकान पे बैठा रहूंगा सिर्फ? अरे भाई, मैं इधर उधर भी आया जाया करूंगा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिंदगी को बैलेंस करके चलना पड़ता है। सही बात है भाई, इंसान इस तरह उकताता नहीं है, और जब उकताएगा नहीं तो थकेगा भी नहीं। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुजुर्गों की बातें गिरा से बांध लो, हमेशा फायदे में रहोगे। नहीं अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा कैसी है? कभी कभी उन्हें भी साथ ले आया करो। अरे अंकल, आप तो जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक बाइक है, और इस पर मैं सबको कैसे लेके आऊं? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी अम्मा का कहीं आना जाना पसंद नहीं है? अरे बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम लोग आपस में लड़ पड़ो। अच्छा हुआ अंकल कि आज ये बात आपके सामने भी होगी। प्लीज आप ही नईम को समझाएं कि वो भी नईम की वालिदा हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, देखो बुजुर्गों की इज्जत करना चाहिए। वही आदमी तरक्की करता है जो अपने बुजुर्गों की इज्जत करता है। हबीब मियां, बहुत अफसोस हुआ आपकी कहानी सुनकर। माजिद भाई, काश मैं अपने डैड की बात मान लेता तो आज इस हाल में ना होता। मेरे डैड ने अपनी मेहनत से एक छोटे से बिजनेस को इतने बड़े बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर दिया। मेरी हर ख्वाहिश, हर बात उनके लिए जैसे उनकी जिंदगी का मकसद होता था। काश मैं उनकी बात मान लेता, लेकिन मैंने क्या किया। माजिद भाई, ये पछतावा मुझे मार देगा। वैसे आप हमें कुछ बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था अंकल के साथ? उनके एक दोस्त थे, हैदर अंकल, बहुत एतबार करते थे मेरे डैड उन पर, और इतने एतबार के बाद जब उन्होंने धोखा दिया तो मेरे डैड ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। हैदर अंकल ने धोखे से सारा बिजनेस छीन लिया।
हमें सड़क पर ला फेंका। ये सदमा डैड और मॉम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन सब का कसूरवार मैं हूँ। जो कुछ आपसे छिन गया है उसे दोबारा पाने की कोशिश करें ताकि रोजे मैशर अपने वालिदैन के सामने सुर्खरू हो सके। मेरा बस चले ना, तुम हैदर अंकल को गिरबान से पकड़कर अपनी बाप की कब्र पर ले जाओ और कहूं उससे कि देख इस सच्चे इंसान के साथ तूने क्या किया है। तो वो हैदर जो है उनका कोई अता पता है आपको मालूम? उसका पता ही तो मालूम नहीं है। एक बार वो शख्स मुझे मिल जाए तो उसके साथ मैं वो ही करूंगा जो उसने मेरे साथ किया। अगर मैंने उसके साथ ऐसा ना किया ना तो मेरा नाम भी हबीब नहीं। हबीब मियां जरूर पहुंचाइए, हम भी आपका साथ देंगे। एक दफा मिल जाए फिर देखिए। मेरा ख्याल था कि परवीन ही जबान की तेज है, मगर माफ करना तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे अंकल, मैं हर बात तो परवीन की मानता हूँ, फिर भी उसे मुझसे हर वक्त शिकायत रहती है। आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। यह बात यह है कि तुमने ही इसकी आदत बिगाड़ी है। तुम भी अपने बाप से बदतमीजी इसी की शय पे करते थे ना। आज देख तुमने जरा सी बात उसकी माँ के लिए कही है, इसे कितना बुरा लगा। काश तुम भी अपने बाप को कुछ ना कहते तो आज कितना अच्छा होता। अंकल, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और कोशिश करूंगा कि आइंदा उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। शाबाश बेटा शाबाश, बाप की दुआई अर्श को हिला देती है। हमेशा बेटा बुजुर्गों की इज्जत करो, कामयाब रहोगे। बेटा माँ बाप की खिदमत करना तो औलाद का फर्ज है। उनसे दुआ नहीं लोगे ना तो कभी नहीं फलो फूलोगे। माँ बाप की दुआ लेनी चाहिए, फिर देखो तुम्हारे सारे काम कितने आसान हो जाते हैं। तुमने देखा अंजुम, नईम कैसे मेरी माँ के बारे में बातें कर रहा था। एक मैं हूँ कि उसके बाप की इतनी खिदमतें करूँ, और क्या उसके दिल में मेरी माँ के लिए इतनी इज्जत है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी और खाला की बहुत इज्जत करता है। ये बात तो बस उसके मुंह से ऐसी निकल गई होगी। कितनी खुशी खुशी आई थी मैं तुम्हारी तरफ, मगर ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में तो कोई खुशी लिखी ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इतना अच्छा शौहर है, इतना प्यारा बेटा है तुम्हारा, और अपना घर है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये भी कोई जिंदगी है कि तरस तरस के गुजारो। इतनी मुश्किल से तो हालात अच्छे होने की उम्मीद लगी है। अब देखती है नईम कितने अरसे दुकान चलाता है। कमाल अंकल ने उसे बहुत मेहनत से बनाया है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो दुकान पर जाना कभी नहीं भूलते और ना ही लेट होते हैं। दुकान अब्बा जी की, और उसे दिलो जान से कमाल अंकल संभालते हैं। बात कुछ समझ नहीं आ रही। तुम बात को नहीं, काम को समझो। अब ये दुकान तुम दोनों की है, तो इसको संभालना भी तुम लोगों ने ही है। इतनी जल्दी खुशियों के शादियाने बजाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यकीन हो तो हो, लेकिन मुझे इस बुढ़े पे एक लम्हे भी यकीन नहीं आता। क्या पता ये बुढ़ा किसी वक्त पलटी खा जाए। यकीन तो मुझे भी नहीं है अम्मा, लेकिन अब तो खुद ही देख ले, उसने कोई पहली बार वादा थोड़ी किया है, इससे पहले भी कई बार वादे कर चुका है। मगर इस बार नईम को बहुत यकीन है अम्मा। अरे नईम तो बेवकूफ तरीन शख्स है। तूने जब उसे इतनी आसानी से उल्लू बना लिया तो उसका बाप तो बहुत चालाक और मकार शख्स है। ये क्या बात हुई अम्मा? मैंने कब नईम को उल्लू बनाया है? ये तो तू मुझसे ज्यादा बेहतर समझती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा जी, वो आपसे एक बात करनी थी, मानेंगे? बोलो। आपने दुकान पे तो मुझे बिठा ही दिया है। मैं चाहता हूँ कि दुकान भी मेरे नाम कर दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा अभी तुम दुकान पे आना जाना शुरू करो, काम को समझो देखो, फिर दुकान भी तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी कमाल के अंडर में ही काम करना होगा। अब्बा जी एक बात सच से बता दें मुझे, ये दुकान आपकी है या कमाल अंकल की? और मैं कमाल अंकल के अंडर में काम भला क्यों करूंगा? आखिर मैं भी तो मालिक हूँ दुकान का। बेटा मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है, तुम एहसान फरामोश हो। ये तो कमाल ही का फैसला था कि तुम्हें दुकान पे बिठाया जाए। अब वो समझदार है, काम को जानता है, उसी का लगाया हुआ सारा एक काम है, तो तुम्हें सही गाइड कर सकेगा।
पापा जी, कमाल अंकल भी अब बूढ़े हो गए, उन्हें भी आराम की जरूरत है। और आपने इस काम में कमाल अंकल को क्यों उलझा रखा है? आप कागजी कार्रवाई करिए और दुकान मेरे नाम करें, फिर आप देखेंगे मैं दुकान कैसे चलाता। देखो, फिलहाल तो ये नामुमकिन है कि मैं दुकान तुम्हारे नाम कर दूं और अपने हाथ कटवा लूं, क्योंकि उस दुकान से एक मखसूस आमदनी मेरी आती है, तो मैं उससे हाथ नहीं धोना चाहता। बाकी ये कि तुम जाओ दुकान पे, दुकान को देखो। हाँ, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। यार कमाल, मैं तो तंग आ गया हूँ ये रोज रोज की इंक्वायरियों से। ऐसा लगता है कि जैसे कि जुर्म मैंने किया। बस यार, हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है, मुजरिम तो पकड़े नहीं जाते, जो बेगुनाह है वो रकड़ी में आ जाते हैं। इसी वजह से तो भाई लोगों के दिलों से खौफ निकल गया है, ना वो अल्लाह से डरते हैं और ना कानून से। मुजरिमों को पता होता है कि उनको सजा नहीं मिलेगी। अगर एक दो पकड़ कर उनको सजा दी जाए तो फिर माशरे में तवाज़ुन हो सकता है। यही तो रोना है यार, पता नहीं कब ये माशरा ठीक होगा। जब तक मुखलिस लोग सामने नहीं आएंगे यही रोना पीटना रहेगा। वो बेचारे कहाँ से आएंगे? इन करप्ट लोगों ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि अब सच्चाई का और छोर मालूम नहीं होता। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे सुल्तान अहमद बिल्कुल सही ऑफिसर लग रहा है। अरे खाक क्यों लग रहा है यार? फाखरा घर जाए, वहां तफ्तीश करे, रोज मुंह उठा के यहाँ चला आता है। अरे शुक्र करो वो तुम्हारे पास खुद आता है। अगर उसने दफ्तर में बुलाना शुरू कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे? छोड़ो यार, ये लोग अगर किसी को पकड़ना चाहें तो देर थोड़ी लगती है। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर पकड़ना चाहें तो। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल